हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सभी लोग। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है अमित कुमार। आई अगेन वेलकम यू ऑन एमएटी फिजिक्स 2.0 यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे बता देंगे कि आप कैसे हैं, स्वस्थ होंगे आशा करता हूँ। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आज हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। जो मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म का हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसमें हमने अब तक बहुत कुछ पढ़ लिया है, जिसमें हमने कल प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था कि सोलिनॉइड का बिहेवियर कैसे एक बार मैग्नेट की तरह होता है, कैसे एक सोलिनॉइड जो है वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, उसका हमने रीज़न भी बताया था। फिर हमने ये भी बताया था कि बार मैग्नेट जो है वो सोलिनॉइड कैसे बन जाती है, एम्पियर्स की हाइपोथेसिस, ठीक है, एम्पियर्स हाइपोथेसिस या एम्पियर्स का सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग वही एम्पियर है, ये वही एम्पियर भाई साहब हैं जिन्होंने एम्पियर सर्किटल लॉ दिया था। उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस बताई थी कैसे एक बार मैग्नेट सोलिनॉइड का रूप ले लेती है या सोलिनॉइड की तरह बिहेव करती है, ठीक है। तो यहाँ तक इस चैप्टर का लगभग हमारा पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब हम आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, ठीक है। पृथ्वी भी एक चुंबक की तरह बिहेव करती है, पृथ्वी के पास भी अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर में। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, ठीक है ना। बहुत बढ़िया हेडिंग लिखेंगे, ठीक है, जितना मेरे से पॉसिबल होगा उसको बोर्ड पर लिखूंगा और फिर मैं ओरली अपने पास मैं मौखिक रूप से बोल दूंगा और आप उसको राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल। तो जैसे मैं बोलूँ कि गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, तो हेडिंग ही डाल लेंगे पहले कि हम पढ़ने वाले हैं गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, ठीक है प्यारे दोस्तों। ओके ओके, तो ये लिखेंगे गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ, ठीक है, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, प्यारे दोस्तों मैग्नेटिज्म, ओके। तो क्या है ये इंपॉर्टेंट बात, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी गॉस लॉ आता है, गॉस लॉ का नियम आता है। गॉस ने बोला था कि किसी भी रीजन में जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, या मैं बोलूँ कि किसी इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस के ऊपर यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल निकालो, उस सरफेस के ऊपर यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल निकालो, या मैं इसको बोल सकता हूँ फ्लक्स, ठीक है, एसोसिएटेड फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस इनटू 1/ε0, ठीक है। ये हमने पढ़ा था, हमने आपको बताया था इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी नो, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या बोला था गॉस ने कि द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एन इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस, ठीक है। ये स्टेटमेंट है, इसको लिख लेंगे। तो ये गॉस ने बोला था, ठीक है, जो हमने बताया। अब सरफेस इंटीग्रल है, यानी सरफेस इंटीग्रल है, दूसरी बात क्लोज्ड सरफेस के लिए इसको बबल लगा देंगे, यानी ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये वाला, ठीक है। सरफेस इंटीग्रल है तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, इज इक्वल टू दी 1/ε0 टाइम्स, ठीक है। यदि मीडियम में रख, ओ माय गॉड, यदि मीडियम रखा हो तो अपसाइलन यूज में ले लेंगे। एक सेकंड तो प्यारे दोस्तों, ओके। तो यहां तक अपने पास हुआ था, ठीक है।
तो हम क्या बोल रहे थे कि गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या हुआ, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एनी क्लोज सरफेस एंड दैट सरफेस वाज एनी इमेजिनरी गाउसियन सरफेस, रिमेंबर दैट वर्ड्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। तो गाउसियन सरफेस थी, इमेजिनरी सरफेस थी, सरफेस इंटीग्रल जो है वो इक्वल टू 1/ε टाइम्स इन 1/ε टाइम्स क्यू एनक्लोज्ड, यानी एनक्लोज्ड चार्ज। प्यारे दोस्तों, एनक्लोज्ड चार्ज ये अपने पास था गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बट ठीक है, ये हमारे पास था। ये क्या रिप्रेजेंट करता है प्यारे दोस्तों? ये रिप्रेजेंट करता फ्लक्स एसोसिएटेड टू दी क्लोज सरफेस, ठीक है। ये फ्लक्स को एसोसिएटेड करता है, ठीक है, फ्लक्स रिप्रेजेंट करता है वो, ओके ओके, ये एनक्लोज, ओके। अब मैं मान लेता हूं कि जो इमेजिनरी जो क्लोज सरफेस है, ठीक है, मान लेते हैं इमेजिनरी जो क्लोज सरफेस है तो यहाँ से, ठीक है, ये मान लेते हैं ये कोई इमेजिनरी क्लोज सरफेस है यहाँ से, ठीक है, और ये इमेजिनरी क्लोज सरफेस से अपने पास यहाँ पर मान लेते हैं कि आप जो इस सरफेस के ऊपर ये आप सरफेस इंटीग्रल निकाल रहे हो कि मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है एरिया जो वो ds वेक्टर है स्मॉल, और एट एनी टाइम एट एनी दिस सिचुएशन एट दिस पोजिशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई वेक्टर, तो ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर आप निकालें, ओके। अब लेट एन इलेक्ट्रिक डायपोल is placed inside the surface, then q enclosed is equal to 0। इस गाउसियन सरफेस के अंदर यदि मैं इलेक्ट्रिक डायपोल रख दूं, इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, दोनों को मैंने रख दिया, वो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, हमें पता है। अब टोटल चार्ज कितना होगा, प्लस क्यू और माइनस क्यू, दोनों का ऐड करेंगे, एनक्लोज चार्ज कितना, प्लस क्यू और माइनस क्यू, क्योंकि चार्जेस जो है वो अलजेब्रिक सम को फॉलो करते हैं, ठीक है। चार्ज इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए सिंपल स्केलर क्वांटिटी। तो एनक्लोज चार्ज कितना हो गया, 0। तो जब यहाँ पर मैं 0 पुट करूंगा तो ये जो फॉर्मेट आएगा ना वो आएगा मेरे पास ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है, ये इस प्रकार से, ठीक है। ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात हुई, लेकिन हम तो मैग्नेटिज्म की बात कर रहे थे ना, यहां पर कैसे आए, बस थोड़ा सा टच दे रहे थे आपको, थोड़ा सा बैकग्राउंड हम बता रहे थे। लेकिन अब चलते हैं मैग्नेटोस्टैटिक्स या मैग्नेटिज्म में चलें। तो मैग्नेटिज्म में गाउस का नियम ये कहता है कि जो इमेजिनरी सरफेस है उसके ऊपर जो सरफेस इंटीग्रल है, यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो सरफेस इंटीग्रल है, यानी बी वेक्टर डॉट ds वेक्टर है सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू ऑलवेज 0, इज इक्वल टू ऑलवेज 0। क्यों? क्योंकि हमें ये बात पता है कि यहां पर एनक्लोज्ड जो चार्ज है वो पॉजिटिव भी रह सकता है, नेगेटिव भी रह सकता है, पेयर्स में कभी नहीं, पेयर्स में भी रह सकता है, आइसोलेट भी रह सकता है। लेकिन हमें मैग्नेटिज्म में पता है कि नॉर्थ पोल या साउथ पोल का स्वतंत्र रूप से इसका अस्तित्व नहीं होता, ठीक है, आइसोलेटेड रूप में नहीं पाए जाते। द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर ऑलवेज फाउंड इन ए पेयर, ठीक है, पेयर में मिलते हैं वो हमेशा, आइसोलेट मिलेंगे नहीं। तो जब आपको नॉर्थ मिलेगा ना, यहां पर यदि इस क्लोज सरफेस में यदि नॉर्थ होगा ना तो साउथ भी होना पड़ेगा, साउथ होगा ना तो इसमें नॉर्थ भी होना पड़ेगा। तो नेट जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ जो बनेगी यहां पर तो चार्ज होता है, लेकिन मैग्नेटिज्म में बात करें तो हमने बताया था कि चार्ज की जगह पोल स्ट्रेंथ आ जाती है, तो प्लस m जो आएगा नॉर्थ के करस्पॉन्डिंग तो माइनस m को आना पड़ेगा, तो नेट जो पोल स्ट्रेंथ है वो 0 हो जाएगी। तो ये जो RHS वाला जो साइड है वो हमेशा 0 होगी, हमेशा 0 होगी, यानी b वेक्टर डॉट ds वेक्टर ऑलवेज 0 होगा। ये जो है वो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म है, सिंपल, ऑलवेज 0,
ऑलवेज जीरो होगा। सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर एनी क्लोज सरफेस इन मैग्नेटिज्म इज ऑलवेज जीरो because there is no any existence of an isolated pole, magnetic pole strength। ठीक है, तो ये हमारे पास हम कहना चाहते थे, तो ऐसा ये बात ठीक है, ये गोस लॉ इन मैग्नेटिज्म है। अब इससे कुछ बातें निकल के आती हैं, क्या क्या बातें निकल के आती हैं कुछ डिस्कस कर लेते हैं। देखो कंसिक्वेंसेस हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या निकल के आता है। पहली बात तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो लॉ है वो ये तो श्योर रूप से बताता है कि हमारे पास एक तो जो मैग्नेटिक पोल्स हैं, जो मैग्नेटिक पोल्स हैं उनका कभी भी वो जो है एक अलग स्वतंत्र रूप से नहीं मिलेंगे, फ्री रूप से नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं मिलेगा कि नॉर्थ जो मोनोपोल नहीं मिलेगा, डायपोल हमेशा एग्जिस्टेंस में मिलेगा। ठीक है, ये पहला कंसिक्वेंस में बता सकता हूं इस लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये लॉ जो था ये था एनक्लोज्ड। तो यहां पर जब जीरो है इसका मतलब जितने पॉजिटिव अमाउंट में जो फैक्टर है उतना नेगेटिव अमाउंट में फैक्टर होना चाहिए। तो ये पहला कंसिक्वेंस ये है कि जो मैग्नेटिक पोल्स है, मैग्नेटिक पोल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन सिंगुलरिटी, या मैं बोलूं मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो दे आर ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। पहली बात, पहला कंसिक्वेंस इसको लिख लेंगे। ठीक है, पहला कंसिक्वेंस इसलिए लिख लेंगे कि मैग्नेटिक मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट। पहली बात तो ये हम बोल देंगे। ठीक है, या मैं बोल सकता हूं कि नॉर्थ या मैग्नेटिक पोल्स आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, तो लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लो मैग्नेटिक पोल्स आर ऑलवेज, ठीक है, फाउंड इन पेयर्स और मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, डू नॉट एग्जिस्ट। सेकंड बात, सेकंड कंसिक्वेंस देखो, ये क्या बोलना चाहता है, देखो यार ध्यान करो एक बार थोड़ा सा। ये इमेजिनरी सरफेस थी। ठीक है, ओके। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, ई वेक्टर डॉट ds बोलो या बी वेक्टर डॉट ds, वास्तव में ये रिप्रेजेंट करता फ्लक्स एसोसिएटेड टू दी दैट क्लोज सरफेस, फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। एक बात तो हमें ये पता है, फ्लक्स वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मान लो यदि प्लस क्यू चार्ज यदि बाहर है ना इस क्लोज सरफेस के, तो इसके कारण तो हमेशा जो फ्लक्स बनेगा, जो भी फ्लक्स एसोसिएटेड होगा इस क्लोज सरफेस से, वो ऑलवेज जीरो होगा। बाहर जो चार्ज है उसके लिए ऑलवेज जीरो होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो यदि इसका फ्लक्स निकालोगे तो ये बनेगा नेगेटिव और ये बनेगा पॉजिटिव, क्योंकि ई वेक्टर और डीएस वेक्टर दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, ये अपोजिट है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, तो जो ऑलवेज जीरो बनेगा इसके लिए। ठीक है, और अंदर जो चार्ज रखा है उसके लिए वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, उसके लिए वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। ठीक है, लेकिन यदि मैं ये बात करूं कि मैग्नेटिज्म में ये तो ऑल बाहर वाले के लिए तो हमेशा जीरो आएगा, चाहे मैग्नेटिज्म की बात कर लो चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर लो। लेकिन यदि मैग्नेटिज्म के यदि मैं अंदर रखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, अंदर के लिए मैं बोल सकता हूं कि मान लो कि यहां पर नॉर्थ है तो साउथ भी होगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ये नॉर्थ और साउथ भी होगा।
तो मैं क्या बोल सकता हूं कि यहां से जो मैग्नेटिक लाइन निकलेगी ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो वापस इसी में आएगी, ठीक है, इसी में आएगी। तो एक बात तो मैं ये बोल सकता हूं कि इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, जो सीधी गई, वो जो यहां से निकली वो बाहर वापस से आएगी। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स ए क्लोज लूप, बोल सकता हूं, क्योंकि तभी मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होगा। ये जीरो हो रहा है, इसका एक कारण मैं ये बोल सकता हूं कि हाँ, कि नेट जो फ्लक्स है वो जीरो होना चाहिए इस क्लोज्ड सरफेस के लिए। तो जितना मैग्नेटिक फ्लक्स बाहर निकलेगा उतना ही अंदर भी आना चाहिए। तो कंसीक्वेंस में लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? ये सपोर्ट करता कि नहीं करता? गॉस लॉ जो है मैग्नेटिज्म में सपोर्ट करता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म ए क्लोज लूप, ठीक, क्लोज सर्कल बनाती हैं। दे आर ऑलवेज फाउंड इन सर्कल्स या क्लोज लूप्स, बोल सकता हूं। तो लिख लेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, magnetic field lines are always found in closed loops। सही बात है, सही बात है, ठीक है। थर्ड में बोल सकता हूं, देखो थर्ड की मैं बात करूं, थर्ड कंसीक्वेंस में क्या लिखेंगे? देखो ये तो हो रहा है, चलो ठीक है, सही बात है, नेट फ्लक्स जीरो हो गया, ठीक है, और ये मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि मैग्नेटिक जो फील्ड्स हैं, ठीक है, यदि मैं इस लॉ से देखूं कि ये जो क्लोज्ड लूप है, ठीक है, यदि मैं इसको वापस से एनालिसिस करूं, देखो ये अपने पास क्या था? क्लोज्ड सरफेस थी, बंद सरफेस, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं कि यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली ना, तो वो इनफाइनाइट की ओर नहीं जाएगी। इसका मतलब ये वापस जो है वो यहीं जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी, ठीक है। तो इस फील्ड लाइन जो बाहर आ रही है, ठीक है, मैं ये बोल सकता हूं कि इसका कोई सोर्स नहीं है। आप बोलोगे क्यों नहीं है सोर्स? क्योंकि सोर्स का मतलब ये होता है जहां से निकले मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जहां से ओरिजिनेट हो। जैसे मैं बोलूं पॉजिटिव क्यू चार्ज है, इसी सरफेस की बात करूं, तो यहां से यदि मान लो अंदर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो यहां से निकल रही है और बाहर की ओर जा रही है। इसका मतलब मैं जब बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही है, तो मैं सोचूंगा कि हाँ इसके अंदर कुछ ना कुछ होगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन में ऐसा नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन में जो यहां से निकली वो वापस चली गई अंदर, तो सोर्स तो कुछ हुआ ही नहीं। सोर्स का मतलब ये होता है जो जनरेट करे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो ये जो फ्लक्स है ना, यहां से मैं बोल सकता हूं कि इस लॉ से मैं बोल सकता हूं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कोई सोर्स नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि वो एंड हो रही है कहीं पर जाकर खत्म हो रही है, तो सिंक भी नहीं है। सिंक का क्या मतलब होता है? जहां पर जाकर खत्म हो, या जो अपशिष्ट पदार्थ है जो वहां से वो जाकर के एंड हो, वहां पर सिंक, ठीक है। और सोर्स का मतलब जहां से ओरिजिनेट हो, तो ओरिजिनेट भी नहीं हो रही, ये सिंक भी नहीं है। दोनों बोल सकता हूं कि या तो शोर, आप ऐसे बोल सकते हो कि सिंक नहीं है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए और सोर्स भी नहीं है, ठीक है। तो ये अपने पास रिजल्ट निकल के आता है, ठीक है ना। क्योंकि किसको बोलोगे? सोर्स तो वो होगा जहां से निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन और निकल के और फिर वो चली जाएगी, बस हम बोल सकते हैं सोर्स है, ठीक है। तो क्लोज लूप हो गया। ये मैं बोल सकता हूं कि देयर आर no any source or sink for magnetic field lines, ठीक है। और बोल सकते हैं क्या? देखो
ये हो गया, ये हो गया, और देखो ये हो गया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में ये अपने पास गोस लॉ हो गया, ठीक है। ओके, इतना ही बनेगा, एनक्लोज हो गया, ठीक है। तो ये अपने पास जो था वो था गोस लॉ इन मैग्नेटिज्म, ठीक है, समझे। तो क्या बोल सकते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि गोस लॉ जो है मैग्नेटिज्म में, उसको हम देखें तो उससे क्या कंसिक्वेंस निकल के आता है। पहला कंसिक्वेंस ये निकल के आता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म ए क्लोज लूप, हमेशा वो बंद पथ में क्लोज लूप में मिलेंगी। दूसरी बात हम ये बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, ये जो मैग्नेटिक पोल्स हैं, मैग्नेटिक पोल्स जो वो ऑलवेज फाउंड इन पेयर, हमेशा जोड़े में मिलेंगे, पेयर्स में मिलेंगे। मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट, सिंगल मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। थर्ड में बोल सकता हूं कोई सोर्स नहीं है न कोई सिंक है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर इमर्ज आउट हो रही है वो वापस से उसके अंदर जा रही है, वापस उसी में जा रही है। तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि सोर्स अवेलेबल है उसके अंदर, हम ये भी नहीं बोल सकते वो सिंक एंड है, एंड हो रही है वहां पर जाकर कि एकदम ही खत्म होगी, नहीं, वो वापस से भी निकल रही हैं, निकल भी रही हैं और फिर वो वापस से वो अंदर जा भी रही हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि सोर्स है, हम ये भी नहीं बोल सकते कि सिंक है। तो ये जो है वो कंसिक्वेंस थे गोस लॉ इन मैग्नेटिज्म के। और गोस लॉ इन मैग्नेटिज्म जो अच्छा ब्यूटीफुली वर्क करता है इन मैग्नेटिज्म, जैसा कि हमने देखा बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर ऑलवेज जीरो होगा, इसके लिए ऑलवेज जीरो। उसके केस में जीरो हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन दैट व्हाट काइंड ऑफ चार्जेस आर प्लेस्ड इनसाइड ए क्लोज सरफेस। If there is only single charge, the value will not be zero. But if there is a electric dipole is present inside the closed surface, then the value will be zero. ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये गोस लॉ इन मैग्नेटिज्म था। अब आगे हम जो नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो है अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है। मतलब पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, क्या अर्थ भी एक चुंबक की तरह बिहेव करती है? भी बिल्कुल करती है। अर्थ जो है वो चुंबक की तरह बिहेव करती है, ठीक है ना। और वो हम उसको सेपरेट लेक्चर में बनाने वाले हैं, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक था, क्योंकि वो जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसको हम सेपरेट लेके चलेंगे, क्योंकि अच्छा टॉपिक है, बहुत ही डीप डेप्थ से हम उसको सीखेंगे, ठीक है, सारी कन्फ्यूजन दूर करेंगे। ओके ओके, तो चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा टॉपिक। अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जो भी डाउट्स है वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग हेल्दी फूड। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।